हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 2 है वो देखेंगे। हमने पहला मॉडल पेपर है वो पिछली क्लास में देखा था और जो पिछली क्लास है आपको इसी चैनल पर है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए लोगों की बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। कि जीवन में सफल होने के लिए लोगों की बातों से नहीं संघर्ष की रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए हम भी आज संघर्ष करें ताकि आपको है वो परीक्षा में पूरे 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हो सके। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको प्रत्येक विषय के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषय के। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्न संबंधित होगा और इसमें पहला प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी पाठ में सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक किसे माना गया। जो सूरदास की झोंपड़ी पाठ है उसमें सत्ता और पूंजी का गठजोड़ का प्रतीक है वो किसको माना गया है। उसका आपके है वो जगदर को माना गया है, क्योंकि जो भी कार्य है वो गलत या सही वो जगदर कराता था और हमेशा सत्ता और पूंजी के गठजोड़ का कार्य करता था। इसलिए इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही है। उसके बाद दूसरा है ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग आम बात है। ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त जो फूल और पत्तियां उनका प्रयोग करना एक आम बात है। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है लेखक ने मावलों में प्रवेश करते ही क्या नहीं देखा। लेखक जब मावलों में प्रवेश किया तो उसे उगते हुए सूरज की नित्य कोमल धूप नहीं दिखाई दी, क्योंकि उस समय है वो बरसात का मौसम था और आसमान है वो बादलों से छाया हुआ था और काले भूरे बादल देखे थे, लेकिन कोमल धूप है वो नहीं देखी थी। चौथा प्रश्न है वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं तो किस रूप में लगी। विश्वनाथ ने जिस औरत को देखा विश्वनाथ को वह औरत के रूप में नहीं लगी, बल्कि उसको जूही की लता के रूप में लगी और फूलों की खुशबू के रूप में भी लगी और चांदनी के रूप में लगी, इन तीनों के रूप में लगी। इसलिए इसमें आपके ऑप्शन दे है उपयुक्त सभी है वो सही होगा। अगला आपके 5वां प्रश्न है जब सूरदास नैराश्य ग्लानि चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था उस समय आशा की किरण किसने भरी। जब सूरदास है वो निराशा भरी दृष्टि से और चिंता मगन बैठा हुआ था तभी है वो मिटुआ के घिसू ने एक मारी और मिटुआ रोता हुआ घर की तरफ आ रहा था। तब है वो घिसू ने कहा कि आप खेल में ही रोते हो। तब घिसू की इस बात ने वो सूरदास में आशा की किरण भरी कि ये जीवन भी एक खेल है और मैं इस खेल में रहता हूँ। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही है, क्योंकि उसमें आशा की किरण है वो घिसू ने भरी थी। उसके बाद आपके छठा प्रश्न है ये दीप अकेला सने भरा पंक्ति में दीप है वो किसका प्रतीक है। जो आपके दीप है वो मनुष्य का प्रतीक है, व्यष्टि यानी व्यक्ति का प्रतीक है। मनुष्य और व्यक्ति दोनों एक ही, इसलिए इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा, यानी कि दोनों का ही प्रतीक है। उसके बाद सातवां उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ प्यारा पंक्ति का भाव क्या। जिस और पक्षी अपना मुंह करके घोंसला समझकर उड़ते हैं वही भारत देश। इस पंक्ति का भाव है पक्षी जहाँ भी उड़कर जाते हैं वहाँ घोंसला मिल जाता है। दूसरे यहाँ के व्यक्ति यहाँ कहीं भी आए उन्हें शरण मिल जाती है। तीसरा किसी भी देश के व्यक्ति यहाँ आए उन्हें शरण मिल सकती है। यहाँ आपके ये भारत देश की जो सांस्कृतिक विशेषता है उसके बारे में बताया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से आए उन्हें शरण मिल जाती है। इसमें आपके ऑप्शन दे है उपयुक्त सभी है वो सही है। उसके बाद 8वां प्रश्न है अपने मन की खींच को घोड़ो पंक्ति का क्या है। मन की खींच को घोड़ने का अर्थ है मन के जो विकार है, मन में जो बुरे विचार है उनको दूर करो। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। उसके बाद 10 है अरे जब फूट जाए तबे चलत आवे है कथन से चौधरी साहब की किस मनोवर्ती का आभास होता है। ये जो कथन है आपके चौधरी साहब ने कहा और उनकी जो रईसी प्रकृति है उनका आभास होता है कि वो रईस थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है गांधी जी हर दिन घूमने जाते समय सड़क के किनारे कुटिया में क्या करने जाते थे। गांधी जी जब सुबह सुबह घूमने जाते तो सड़क किनारे जो कुटिया बनी हुई थी उसमें जो दिल के मरीज थे उनसे हालचाल पूछने जाते थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। आगे 11वां प्रश्न है ढेले चुन लो निबंध में किस पर चोट की गई। ढेले चुन लो जो निबंध है उसमें जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है उन पर चोट की गई। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कविता का घटक नहीं है। शब्द है वो कविता का घटक है, छंद भी कविता का घटक है और भाषा भी कविता का घटक है, लेकिन वाद्य यंत्र है ये कविता का घटक नहीं, ये एक संगीत का घटक है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी। समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 14वां प्रश्न है संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहा जाता है। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके बीच जो काम का विभाजन किया जाता है उनको बीट कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है।
उसके बाद 15 प्रश्न है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है। सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है वो फीचर कहलाता है। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही। ये फीचर की परिभाषा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने की, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है वो फीचर कहलाता है। और रिपोर्ट है वो किसी घटना का वर्णन होता है। और स्तंभ लेखन है वो संपादक के पत्र के रूप में लिखा जाता है और संपादक के नाम पत्र, इसमें भी आपके जो खबर दी हुई उसमें अपने विचार लिखे जाते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित होगा और इसमें रिक्त स्थानों के रूप में 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये आपके अलंकार, छंद, गुण इनसे पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, ओज गुण में खालजा वर्ण की प्रधानता होती है। ओज गुण में आपके द्वित्व वर्ण है, संयुक्त वर्ण है और पुरुष यानी कठोर वर्ण है, इनकी प्रधानता होती है। उसके बाद दूसरा है, काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले खालजा कहलाते हैं। काव्य की शोभा का अपकर्ष यानी कि काव्य की शोभा को कम करने वाले क्या कहलाते हैं। किसी भी चीज को कम करने वाला हमेशा दोष कहलाता है। काव्य की शोभा का कम करने वाले है वो काव्य दोष कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है, छंद के बीच में जो थोड़ा सा ठहरा होता है उसको क्या कहा जाता है। छंद के बीच में जो थोड़ा सा ठहरा होता है उसको यति कहा जाता है और ये छंद की जो रफ्तार होती है उसको गति कहा जाता है। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है, कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में खालजा मात्राएं होती है। कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में आपके 24 मात्राएं होती है और कुंडलिया एक सममात्रिक छंद है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कुंडलिया किस प्रकार का छंद है। कुंडलिया एक सममात्रिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 5 है, जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है वहां खालजा अलंकार होता है। उपमेय यानी कि जो प्रस्तुत है, प्रस्तुत का जो अप्रस्तुत है उससे बढ़िया दिखाया जाता है। जैसे कि सीता का मुख है, सीता की मुख की तुलना चांद से की जाती है। यहाँ सीता प्रस्तुत है, सीता उपमेय और उपमान है वो चांद है। सीता के मुख को चांद से भी श्रेष्ठ बताना ये व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है, क्योंकि इसमें बात है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। उसके बाद आपके छठा प्रश्न है, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराय प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए कवि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपके दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो ओछा व्यक्ति होता है वो अधिक इतराता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को फर्जी पद है वो मिल जाता है तो वो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ये दृष्टांत देकर बताई गई। इसमें उदाहरणों के माध्यम से बात है वो बताई जाती है, इसलिए इसमें आपके दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित होगा और इसमें भी आपके गद्यांश से संबंधित 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आज का अपना गद्यांश है, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के लक्षण बतलाए गए हैं। जो संस्कृति है, संस्कृति के जो आंतरिक अंग है भारत में उन अंगों पर विशेष रूप से बल दिए गए। जो भारत के धार्मिक ग्रंथ है उनमें है वो अच्छे मनुष्यों के लक्षण बताए गए। जैसे कि मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और एक्रोध धर्म के वो 10 लक्षण बताए गए। आपके जो मनुस्मृति में है वो धर्म के 10 लक्षण बताए गए। वे सब भारतीयों की मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग है। ये जो धर्म के 10 लक्षण है ये भारतीयों की मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति है उसके अंग है। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए जिनमें अभय को पहला स्थान दिए गए। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के जो लक्षण बताए गए उसमें अभय यानी निडरता को पहला स्थान दिया गया है कि हम निडर होकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञा के लक्षण दूसरा अध्याय, सात्विक चीजों के लक्षण 17वां अध्याय आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण है। इसलिए सभी महाकवि ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बतलाए गए वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय के बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सामने आ जाता है। जो रघुवंश के जो रघुकुल के राजा थे, जैसे राजा राम है, राजा दशरथ है, उनके जो गुण है वो भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय के और उनसे अतीत का भव्य चित्र है वो भी हमारे सामने आता है। इस प्रकार ये आप जो अपठित गद्यांश है ये बहुत ही इजी होता है। आपको इसको 1-2 बार पढ़कर उसका भाव समझकर आपको इसका उत्तर है वो देना है। इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक आप लिख सकते हो भारतीय संस्कृति या संस्कृति की विशेषताएं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। आपको बाद में इन लक्षणों के नाम भी लिखना है कि मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और एक्रोध है। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान है वो अभय यानी निडरता को दिया गया। हम निडर होकर कोई भी कार्य वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है, रघुवंश में किस कुल के राजाओं के कैसे गुण बतलाए गए। रघुवंश में जो रघुकुल के राजा है उनके रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के जो गुण है वो बताए गए। वो भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक भी है।
उसके बाद आपके 5वां प्रश्न है धर्म के लक्षण है वो किसके अंग है? धर्म के लक्षण है वो भारतीयों की मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग है। ये आपके चौथी लाइन में इसका उत्तर है। उसके बाद आपके 6वां प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय किसे बताए गए? भारत के जो सांस्कृतिक आदर्श है उनके परिचय क्या है? वो रघुकुल के राजाओं के गुणों को बताया गया है। जो रघुकुल के श्रेष्ठ राजा थे उनके गुणों को है वो भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय बताए गए। इस प्रकार आपके ये अपठित गद्यांश पूछा जाता है। उसके बाद आपके 4वां प्रश्न है वो अपठित पद्यांश से संबंधित है और इसमें आपके जब श्री कृष्ण है वो दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर गए थे और पांडु के लिए 5 गांव मांगने गए थे, उस घटना का वर्णन किया गया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्र पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य ने सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है कि वर्षों तक वन में घूमकर अनेक बाधाओं और विघ्नों को सहन करके और धूप है पानी है पत्र इन सब को सहन करके पांडव है वो कुछ अपनी शक्ति के साथ निखार लेकर आए। सौभाग्य है वो सब दिन नहीं सोता है, कुछ कई दिनों तक सौभाग्य हो जाता है, उसके बाद दुर्भाग्य भी आता है। देखें आगे क्या होता है कि समय का फेर कोई बता नहीं सकता। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लाए। मैत्री की राह बताने यानी कि मित्रता करवाने और सबको सुमार्ग अच्छा मार्ग दिखलाने के लिए जो और दुर्योधन को समझाने के लिए और जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई थी उस भीषण विध्वंस को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वो दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेश लेकर आए। दो नया न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। यदि कि आप न्याय करना चाहते हो तो पांडवों को भी आधे गांव दो और इसमें भी यदि आपको बाधा या कोई अड़चन है तो आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी ने उठाएंगे कि हम आप अपनी धरती रखो हम इन 5 गांव में पांडव खुशी से खाएंगे लेकिन अपने जो परिवार के लोग हैं उन पर कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। आपके इसके तलवार काटते हैं 80। इस प्रकार आपके ये दुर्योधन वह भी न दे सका आशी समाज की न ले सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था ऐसा ये साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कि दुर्योधन है वो श्री कृष्ण के मांगने पर पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका और समाज का आशीर्वाद नहीं ले सका। इसके बजाय उल्टा हरि श्री कृष्ण को बांधने चला जो ऐसा ये था जो श्री कृष्ण को बांधना असंभव था वो करने चला। इससे ये सीख मिलती है कि जब मनुष्य पर नाश छाता है तो उसका विवेक है वो पहले ही मर जाता है। जब मनुष्य का दुर्भाग्य आता है तो उसकी बुद्धि है वो पहले ही नष्ट हो जाती है। इसका आपके शीर्षक होगा कौरवों को श्री कृष्ण का शांति संदेश या श्री कृष्ण द्वारा हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए जाना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसमें आपके रेखांकित शब्द है असाध्य। असाध्य का अर्थ आपके होता है असंभव यानी कि जो संभव नहीं हो। दुर्योधन वह भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहता था ये असंभव था। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण ने युद्ध डालने हेतु कितने गांव मांगे थे? श्री कृष्ण ने युद्ध डालने हेतु केवल 5 गांव है वो मांगे थे। उसके बाद चौथा प्रश्न है पांडवों में निखार कैसे आया? पांडवों में 13 वर्षों तक वन प्रदेश में सर्दी गर्मी और वर्षा को सहन करने से है वो निखार आया। उसके बाद 5वां प्रश्न है उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ हरि शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद छठा प्रश्न है भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? भगवान कृष्ण है वो पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गए थे। ये आपके इस प्रकार एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। ये किसी भी इतिहास की घटना पर संबंधित होगा। ये हमारे कोई महाकाव्यों से पूछा जा सकता है जैसे रामायण है महाभारत है इनसे पूछा। उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो पाठ्य पुस्तक संबंधित है और इसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी शब्द सीमा वो 40 शब्द है यानी कि आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है। 5वां प्रश्न है बड़ी बहुरिया के जीवन में विकट परिस्थितियां वो किन कारणों से पैदा हुई? इसका उत्तर है आपके बड़ी बहुरिया के पति का असमय निधन होने के कारण परिवार का अनुशासन भंग हो गया था। जो बड़ी बहुरिया उनके पति का असमय निधन हो गया था उनके कारण जो परिवार का पूरा अनुशासन था वो भंग हो गया। उसके देवरों में झगड़ा होने पर घर का सामान बंट गया और रैयतों ने जमीन पर दावा करके उन्हें बेदखल कर दिया जिससे वे बेसहारा होकर विकट परिस्थितियों में निर्वाह करने लगी। जो बड़ी बहुरिया थी उसके पति का असामयिक निधन हो गया और उनके जो देवर है उनमें झगड़ा होने के कारण पूरे सामान का बंटवारा हो गया और लोगों ने वो जमीन पर दावा करके उनको जमीन से बेदखल कर दिया। इस प्रकार वे बेसहारा होकर विकट परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उसके बाद छठा प्रश्न है पहचानकता के आधार पर देश की गिरती हुई राजनीतिक व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसमें आपके जो अधिकतर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझ आधारित होते हैं यानी कि आपको पूरी कहानी समझकर उस कहानी को अप्लाई करना है कि वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है वो क्या इस कहानी पर आधारित है या इस कहानी से आपके क्या विचार मिलते हैं। ये हमेशा समझ आधारित होते हैं। इसमें रटंत विद्या का काम नहीं होता है। इसमें पहचानकता में राजा लोगों से आंखें बंद करने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने होंठ सिलवाने को कहता है।
आज के सत्ताधारी भी चाहते हैं कि जनता उनके कारनामे न जान पाए, अन्याय और शोषण का विरोध करने की स्थिति में नहीं रहे। यह देश की गिरती हुई राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जिस प्रकार पहचान कथा में जो राजा है वो लोगों से पहले आंख बंद करने को कहता है, फिर आंख कानों में वो पिघला हुआ शीशे डलवाने को कहता है, फिर होठ सिलवाने को कहता है, इसी प्रकार आज के भी जो सत्ताधारी लोग हैं वो चाहते हैं कि जनता उनके काले कारनामे नहीं जान पाए और उनका विरोध नहीं कर पाए, और वो है अपनी रोटियां सेकते रहे। ये आज की देश की गिरती हुई राजनीतिक व्यवस्था है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? इसका उत्तर है, सरोज के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, तब उसका पालन पोषण उसके ननियाल में ही हुआ था। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननियाल को भूमि, उसकी माता को लता और वहां पर पली हुई है, और नव यौवन को प्राप्त सरोज को कली है वो कहा गया था। इसमें आपके जो सरोज का ननियाल है उसको भूमि, सरोज की माता को लता यानी बेल, और सरोज को स्वयं को है वो कली कहा गया। इसे सरोज का ननियाल में पलकर बड़े होने का प्रसंग उद्घाटित किया गया कि सरोज की माता जी का है वो बचपन में देहांत हो गए, इस कारण सरोज है वो ननियाल में ही पलकर बड़ी हुई थी। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है, मैं सकल अनंत कर मूला, इस पंक्ति के माध्यम से भट्ट की मनोदशा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस पंक्ति में भट्ट के विचारों और भावों के बारे में यह पता चलता है कि भट्ट इन सब अनर्थों के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। ये जो पंक्ति है, मैं सकल अनंत कर मूला, यानी कि मैं इन सब अनर्थों का मूल हूँ, इन सब की जड़ हूँ। इन पंक्ति से भट्ट के विचारों और भावों के बारे में यह पता चलता है कि भट्ट है वो इन सभी अनर्थों के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। पुत्र मोह के कारण माता कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना, राजा दशरथ का असामयिक निधन तथा अयोध्या का अनर्थ, ये सब उनके कारण वे आत्मग्लानि की अनुभूति करते हैं। आत्मग्लानि यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के प्रति वह दुख होना, अपने कार्य के कारण है वो दुख होना। जो भट्ट है उनको आत्मग्लानि की अनुभूति होती है कि मेरे कारण है वो ये सब इतना अनर्थ हुआ। उसके बाद आपके 9वां प्रश्न है, समाज में सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखी समाज में जो सूरदास की बदनामी हुई थी उसका क्या कारण था? भैरों की पत्नी सुभागी अपने पति की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है, और सुभागी को मारने भैरव है वो सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण है वो भैरव सुभागी को मार नहीं पाता है। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर, भैरव और अन्य लोग है वो सूरदास के चरित्र पर प्रश्न है वो उठाता है। इस प्रकार जो सूरदास को है वो बेवजह बदनाम करने का प्रयास किया गया। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हमें भी ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, और वो कितना भी प्रयास करे हमें उनसे झुकना नहीं चाहिए। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में बिस्कोर की माटी की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तो उसने अपने से दुगुनी उम्र की एक सुंदर औरत को देखा। उसके श्वेत वस्त्र अति आकर्षक लगते थे। लेखक ने संतोषी भैया के घर चांदनी में सफेद फूलों से व्याप्त जूही को देखा था, तो उसे सहसा उस औरत का स्मरण होया। तब वह भावुकतावश प्रकृति को सजीव नारी के रूप में देखने लगा। जो लेखक है उसने संतोषी भैया के घर चांदनी में एक सफेद फूलों से व्याप्त जूही का फूल जूही देखी थी, उसके कारण उस औरत का है वो उसको स्मरण हो गया। औरत ने भी जूही के समान है वो सफेद कपड़े पहने हुए थे जो आकर्षक लग रहे थे। इस प्रकार है वो लेखक को प्रकृति भी सजीव नारी के रूप में लगने लगी। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है, अलंकार से संबंधित मानवीकरण अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। इसमें आपके कोई एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछा जा सकता है। जिस अलंकार में अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जाए अर्थात जड़ पदार्थों में मानवीय गुणों व क्रियाओं का आरोपण किया जाए उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। यानी कि जो कोई निर्जीव वस्तु है उनमें मानव के गुणों का आरोपण करना, जैसे कि पेड़ चल रहे हैं, पेड़ चलते नहीं है लेकिन मानव चलता है, उसमें वो मानवीय गुण है उस पर आरोपण कर दिया जाता है। यह आपके मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सौंदर्य परी सी धीरे धीरे। इसमें संध्या को है वो सौंदर्य परी के समान बताया गया है कि जिस प्रकार एक सौंदर्य परी धीरे धीरे उतरती है उस प्रकार है वो संध्या भी मेघ में आसमान से उतर रही है। इसमें आपके संध्या को परी के समान बताकर मानवीकरण किया गया। इसमें संध्या को धरती पर उतरती हुई सौंदर्य रूप में बताने से अर्थात अमूर्त को मूर्त रूप में वर्णित करने से मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है? बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से महसूस करने में सहायक है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल साधन है वो इंद्रियां या बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। जो बाहर की संवेदनाएं होती है वो हमारे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। बिंब का वास्तविक अर्थ होता है किसी चीज को देखने के बाद हमारे मन में है वो उसके प्रति जो चित्र उमड़ते हैं उसे बिंब कहा जाता है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर जो चित्र उभरते हैं उन्हें ही बिंब कहा जाता है। ये स्मृति चित्री शब्दों कविता का बिंब निर्मित करते हैं। कविता में छंद भी है वो अनिवार्य तत्व है। उसके बाद आपके 13वां प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय लेखन यानी कि जो अखबार और समाचार पत्रों में लिखा जाता है, और साहित्यिक लेखन जैसे कि कविता, कहानी, नाटक ये लिखे जाते हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है?
पत्रकारिता लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों से है, जबकि साहित्यिक लेखन का संबंध है वो कल्पना से भी हो सकता है और वास्तविक घटना भी हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता लेखन है वो हमेशा वास्तविक घटना, समस्या और मुद्दों पर ही आधारित होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, पत्रकारिता लेखन का संबंध समसामयिक होता है, जबकि साहित्यिक लेखन का संबंध है वो इतिहास होता है। पत्रकारिता लेखन में समसामयिक यानी कि उसमें हाथों हाथ के करंट के मुद्दे बताए जाते हैं, जबकि साहित्यिक लेखन में वो कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में ऐतिहासिक मुद्दे है वो बताए जाते हैं। उसके बाद आपके 14वां प्रश्न है, विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र है, व्यापार है, खेल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि। विशेष लेखन के आपके 10 से 12 जो क्षेत्र है उनमें से कोई 4 क्षेत्रों के नाम है वो लिखने हैं कि इस पर कोई विशेष लेखन किया जा सकता है। और इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे कोई कृषि पर विशेष लेखन करना है तो उस पत्रकार में है वो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके 15 प्रश्न है वो कवि अथवा लेखक परिचय संबंधित है। इसमें एक कवि अथवा में लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। इसमें है रघुवीर साय अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें आपके रघुवीर साय का जो साहित्यिक परिचय वो अति महत्वपूर्ण है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें कवि रघुवीर साय ने साहित्य काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। रघुवीर साय की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये इनकी मुख्य काव्य करते हैं। इसमें आपको जो साहित्यिक परिचय है इसमें मुख्य रूप से इनकी रचनाएं और उनकी भाषा के बारे में लिखना है और आप जन्म और जन्म स्थान भी लिख सकते हैं। ये आपके 2 नंबर का है। और कवि के अथवा में आपके लेखक पूछा होगा, आप या तो पूरे लेखकों के परिचय याद कर लो या पूरे कवियों के याद कर लो। इसमें रघुवीर साय रचनाओं में उनकी लगभग सभी रचनाओं का संग्रह किया गया है। इन्हें लोग भूल गए काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मान प्राप्त हुआ है। इनको है वो जो लोग भूल गए काव्य संग्रह उन पर है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए गए। आपको जो कवि या लेखक पूछा जाता है उनको जो पुरस्कार या विशेष ख्याति है उनके बारे में भी आपको लिखना है। उसके अथवा में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप है वो विकसित किया। उन्होंने आलोचनात्मक लेखन के साथ ही भाव और मनोविकास संबंधी उच्च कोटि के निबंध भी लिखे। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं है चिंतामणि जो कि 4 भागों में ये एक निबंध संग्रह, रस मीमांसा भी एक निबंध संग्रह और जायसी ग्रंथ, थावली, भ्रमर गीत, आनंद कदम्बिनी या उनकी पत्रिका और हिंदी साहित्य के इतिहास, ये भी एक निबंध है। इस प्रकार ये आपके आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के है वो मुख्य रूप से निबंध के क्षेत्र में योगदान है। उसके बाद आपका जो खंड है इसमें आपके अथवा में पूछे जाएंगे प्रश्न, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक संबंधित है। इसका उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है, यानी कि 5 से 6 लाइन में। इसमें पहला है 16 है, समाज व्यक्ति की समाज में अंतरंगता से राष्ट्र मजबूत होगा। ये दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि व्यक्ति जब समाज में घुल मिल जाएगा, समाज के साथ चलेगा तो इससे राष्ट्र मजबूत होगा। इसको आपको इसकी व्याख्या वो करनी है। ये दीप अकेला कविता में कवि अज्ञे ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक स्वरूप लिया। जिस प्रकार एक अकेला दीपक समर्थ हुए अपना प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैला सकते, वही दीपक अनेक दीपकों की कतारों में रखे जाने से अधिक जगमगाने लगता है। यही व्यक्ति और समाज की अंतरंगता है जिससे राष्ट्र मजबूत होता है। अतः अज्ञे जी कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल देते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक है वो अकेला है, सर्वगुण संपन्न है, वह जल भी सकता है और प्रकाश भी फैला सकता है, लेकिन दूर दूर तक प्रकाश नहीं फैला सकता। उसी प्रकार एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि वह समाज के साथ मिलकर, समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगा तो अपना राष्ट्र है वो मजबूत होगा। इस प्रकार जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल दिया गया है। इसके अर्थों में विद्यापति के पदों पर नायिका राधा की वीर्य वेदना अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। विद्यापति के जो पद है उनमें नायिका राधा की जो वीर्य वेदना उनको अपने शब्दों में है वो व्यक्त करना है। कवि विद्यापति ने नायिका राधा की वीर चेष्टाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया। संयोग की स्मृतियां वियोग काल में प्रकृति के देवर उद्दीपित होती है कि सावन मास आ गया जिसमें होने वाली वर्षा को देखकर नायिका को अपने प्रियतम की अधिक याद आने लगती है। सुंदर खिले पुष्पों को देखकर तथा कोयल व भंवरे के मधुर गान को सुनकर राधा को अपने प्रिय कृष्ण की याद है वो तीव्र वेदना से भर देती है। इसलिए वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कानों को ढक लेती है। जो आपके वर्षा ऋतु में है वो सुंदर खिले हुए फूल है उनको देखकर है वो राधा अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब कोयल और भंवरों का जो मधुर गान होता है उनको सुनकर वो अपने कानों को ढक लेती ताकि उनकी आवाजें उन तक नहीं पहुंच पाए और ये आवाजें उनके वीर्य वेदना को बढ़ाती है। उसके बाद आपके 17वां प्रश्न है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों को उसके तेज पीन से। कथन का आशय सुमरिनी के मन के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोष के पिन से। यानी कि जो कार्य हम कल करें उसे कल के बजाय आज करना बेहतर है। यदि हमें थोड़ा फायदा कम हो तो भी हाथों हाथ कोई कार्य करना है वो बेहतर होता है। इसका आपके
अतः लेखक के कथन का आशय है कि कल की प्रथा या रूढ़ परंपरा भले ही अच्छी मानी जाती थी, परंतु वे आज के युग में उचित नहीं हो सकती। जो प्राचीन समय की परंपरा है उस समय वो प्रासंगिक थी, उस समय उचित थी, लेकिन आज है वो उचित हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें भी समय परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। आकाशीय पिंडों अर्थात ग्रहों के आधार पर पत्नी का चयन करने के बजाय प्रत्यक्ष व्यवहार और चाल चलन को देखकर पति या पत्नी चुनने चाहिए। रूढ़ियों के अंधानुकरण की अपेक्षा वर्तमान के अनुसार चलना है वो ठीक रहता है। इसमें लेखक के कथन का मूल भाव यह है कि हमें जो ग्रह है या जो राशि है उनके बजाय पत्नी का चयन करने के बजाय वो प्रत्यक्ष व्यवहार और उनकी चाल चलन को देखकर पति या पत्नी का चुनाव करना चाहिए। रूढ़ियों के अंधानुकरण की अपेक्षा वर्तमान के अनुसार ही चलना ठीक है, यानी कि कोई कार्य प्रत्यक्ष आंखों से देखकर वो करना चाहिए। हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अथवा में सिंगरौली की उर्वरा भूमि तथा उस इलाके की संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन गई सिद्ध की थी। जो सिंगरौली की उर्वरक भूमिका थी और उस इलाके में जो संपदा थी, यानी कि उस इलाके में जो खनिज था, वही उसके लिए अभिशाप बन गई, यानी कि वही उनके लिए नुकसानदेह बनी। ये कैसे आपको सिद्ध करना है। सिंगरौली की उर्वरक भूमि तथा अतुलनीय संपदा उसके लिए विकास के नाम पर अभिशाप बन गई। विस्थापन की लहर रियंद बांध बनने से शुरू हुई, जिसके कारण अनेक गांव उजाड़ दी गई। नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। हरियाली को खत्म कर पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। विकास के खेल में प्रकृति और मानव का कितना विनाश हुआ ये किसी ने नहीं देखा। यानी कि जो सिंगरौली की उर्वर भूमिका और वहाँ की अतुलनीय संपदा, वहाँ पर जो कोयला और वहाँ की जो नदियां थी, वही उनके लिए विकास के नाम पर अभिशाप बन गई। इसके कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और हरियाली है वो भी खत्म हो गई। उसके बाद आपके 18वां प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की अहम भूमिका है, क्योंकि ये संसार के विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इन देशों के बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। वातावरण का यह परिवर्तन संसार को विनाश की ओर ले जा रहा है। विकसित औद्योगिक सभ्यता के हिमायती देशों का सारा विश्व है इसकी चपेट में आ चुका है। यानी कि जो धरती का वातावरण है उसमें गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो विकसित देश है इनमें बड़े बड़े कारखानों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसके कारण वो धरती का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया और ये जो परिवर्तन है वो संसार को विनाश की ओर ले जा रहा है। और विकसित औद्योगिक सभ्यता के जो हिमायती देश है उनके कारण वो सारा विश्व है वो ये तापमान वृद्धि की चपेट में आ चुका है। इसके अथवा में ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखकों को मृत्यु का बहुत अजीब तौर पर जुड़ा मिलता है, बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर लिखिए। बिस्कोर की उस औरत की स्मृति के साथ लेखक को मृत्यु का बहुत अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। वह औरत सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, उसके घने काले केस है, वो संवरे हुए आंखों में पता नहीं कैसी आद्र बहता है, वह सदा व्याकुल नजर आती है। उसके सामने आते ही कला के हर रूप का आस्वाद भी मिलता है। इस तरह वह सुख और दुख है वो बोध कराती रहती है। उसके बाद आपका जो खंड दे है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसमें आपके 19वां प्रश्न है वो है गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी। इसमें गद्यांश है, इस भीड़ में एक सूत्रता थी या न जाति का महत्व था न भाषा महत्व, उद्देश्य का था और वह उद्देश्य वो सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। यानी कि जो हर की पौड़ी पर भीड़ थी उसमें एक सूत्रता थी, उसमें किसी भी प्रकार का जाति का कोई भेदभाव नहीं था, भाषा का कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था और अनोखी बात यह थी कि कोई भी शरणार्थी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहता है। यानी कि इस भीड़ में वो दौड़ नहीं थी, लोग अनुशासित थे और कोई भी अतिक्रमण एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, बल्कि स्नान से ज्यादा समय वो ध्यान ले रहा था। लोग है वो स्नान करने के बजाय ध्यान मग्न में ज्यादा थे। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया। यानी कि एक व्यक्ति है वो दूर जलधारा के बीच खड़ा था और उसका भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अहम का भाव त्याग दिया। उसके अंदर सबसे जनित कोई कुंठा शेष नहीं, वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिए गए और इसके लेखक कौन है और लेखक की कौन सी रचना से लिया गया। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। विशेष में आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने होते हैं। 1 नंबर का विशेष, 1 नंबर का प्रसंग और 3 नंबर की आपके व्याख्या होती है। इसमें है प्रस्तुत गद्यांश ममता कालिया की दूसरा देवदास कहानी से लिए गए। इसके आपके जो लेखिका है वो है ममता कालिया और कहानी का नाम है दूसरा देवदास। संभव अगले दिन पुनः गंगा तट पर बैठकर लड़की से मिलने का चिंतन करता रहा। गंगा पर उसने अलग ही तरह की भीड़ देखी। इसमें उसी स्थिति का वो जो गंगा पर है वो अलग तरह की भीड़ थी, उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या, हर की पौड़ी पर जो भीड़ थी उसमें बिखराव, अनुशासनहीनता जैसी बात नहीं थी। वह भीड़ ऐसे लगी जैसे एक धागे में पिरोई हुई हो। इस भीड़
कि लोगों में दृष्टि में जाति या भाषा का कोई भेदभाव नहीं था। उन सब का एक ही उद्देश्य था, सब अपना कल्याण चाहते थे, दुखों से छुटकारा पाने की कामना करते थे। भीड़ होने पर भी शरणार्थियों में वो हड़बड़ी नहीं थी, उनमें एक दूसरे से आगे निकलने का, किसी को पीछे धकेल कर आगे निकल जाने का भाव नहीं था। ज्यादा महत्व की अनोखी बात यह थी कि स्नान करने के लिए आने वाले लोगों का मनोभाव सैलानियों का मनोरंजन करने का भी नहीं था, इसलिए स्नान करते समय उनका अधिक प्रयास तो ध्यान लगाने की और या मन को एकाग्र करने की ओर थे। यानी कि लोग है वो स्नान करते समय अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दूरी पर जलधारा में एक व्यक्ति तो सूर्य की ओर मुंह खड़े करके हाथ जोड़कर खड़ा था। वह श्रद्धा भक्ति भाव में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर इतना आत्म सुख और विनम्र भाव था कि मानो उसने अपना सारा अहंकार यानी घमंड त्याग दिया और उसमें अब कोई कुंठा बची नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा में भावमग्न और निर्मल आनंद रूप ही प्रतीत होता था। यानी कि गंगा की जलधारा में वो सभी लोग अपने जो अंदर कुंठा थी और अपना अहंकार था उनको छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसका आपके विशेष है, लेखक ने गंगा तट की भीड़ को अन्य शहरों आदि की भीड़ से अलग तरह की भीड़ बताई गई, यानी कि इसमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी। सामान्य भीड़ में वो हड़बड़ाहट होती है। श्रद्धा भक्ति के भाव का मनोभावानुकूल वर्णन किया गया। जो श्रद्धा और भक्ति का भाव उसको मनोभाव के अनुकूल वर्णन किया गया है। इसका आपके कला पक्ष भाषा तत्संप्रदान और भाव अनुरूप है और वर्णात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली है वो प्रयुक्त हुई है। इसके अलावा में आपके एक गद्यांश और दी गई, आपको दोनों में से किसी एक ही से प्रसंग व्याख्या करनी है। इस ये है, संपूर्ण हिमालयों की दया करी किसी के मन में समाधिष्ठ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिष्ठ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व ये गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंकार बे अयाशी पेड़ खड़े अवश्य दिखते पर कोई हरियाली नहीं है। डूब तक सूख गई है, काली काली चट्टाने और बीच में शुष्कता के अंत निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रिक्ताभ रहती और वह रस कहाँ है। इसका आपके प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कुटज निबंध है इसे ली गई। ये आपके जो कुटज निबंध है इसे एक गद्यांश है वो हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पाठ के जितने भी गद्यांश है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें लेखक ने शिवालिक पर्वतमाला के प्राकृतिक प्रवेश का वर्णन किया है। वह क्या लेखक कहता है कि हिमालय का जैसा आकार है उसके आधार पर ही किसी के मन में समाधि में लीन शिव की मूर्ति की कल्पना उभरी होगी। यानी कि जो हिमालय की आकृति है वो जिस प्रकार शिव समाधि में बैठकर जिस प्रकार शिव है वो समाधिस्थ भाव में लीन रहते थे उसी प्रकार है वो हिमालय की आकृति है। हिमालय ऊंचा और शांत दिखाई देता है। जिस प्रकार समाधि मगन महादेव की जटाएं उसी प्रकार हिमालय के निचली भाग में हिमालय की श्रृंखलाएं भी फैली है। कल्पना करने वाले को शिवालिक श्रृंखलाएं जटाओं का प्रतिनिधित्व कर रही प्रतीत हुई होगी। हिमालय पर कहीं कहीं ऐसे छोटे बड़े पेड़ और झाड़ दिखाई देते हैं जिनके नाम और जाति के बारे में तो किसी को ज्ञात नहीं है। उनके अतिरिक्त हिमालय की शिवालिक श्रेणियों पर है वो हरियाली नहीं है, छोटी घास तक सूख चुकी है, काली काली चट्टानें और बीच बीच में अपने अस्तित्व की घोषणा करती हुई लाल रंग की है वो रेत दिखाई देती है जिसमें किसी भी प्रकार की सरसता नहीं है, यानी कि वो नीरस है। इस प्रकार हिमालय की तलहटी में शुष्कता व्याप्त है और यहाँ जीवन जीना वो अत्यंत दुर्भर है। इसका विशेष है, लेखक ने हिमालय की शिवालिक श्रृंखला और शिव की जटाओं की वो सुंदर कल्पना की है। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको एक पद्यांश दिया होगा और उसकी प्रसंग व्याख्या है वो करनी। ये है, यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज यहाँ भी वहीं पर रखी है, गंगा वहीं है कि वहीं पर बंधी है, नाव की वहीं पर रखी है, तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों वर्ष। ये आपकी जो बनारस कविता है उसे लिया गया। इसका आपके प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिए गए। इस अंश में कवि ने बनारस की सामूहिकता और परंपरागत स्वरूप का वो वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि बनारस के लोगों का स्वभाव जल्दबाजी या हड़बड़ाहट वाला नहीं है, सभी कामों को धीरे धीरे होना यहाँ की स्वाभाविक विशेषता है। यहाँ के लोगों के व्यवहार में समानता है, सारा शहर एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कोई चीज नया तो गिरती और नई हिलती है, सभी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई, अर्थात यहाँ के लोग अपने परंपरागत संस्कारों आस्था और श्रद्धा पर वो अडिग रहते हैं। गंगा भी वही है, अर्थात नया तो गंगा ने अपना मार्ग बदला है और नई लोगों की आस्था और श्रद्धा उसके प्रति कम हुई। यह नावें भी निश्चित स्थानों पर बंधी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं भी कई सौ वर्षों से यहीं पर रखी हुई। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के लोगों के आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास सभी कुछ अमूल्य धरोहर की तरह वो सुरक्षित है। इसका आपके विशेष है, बनारस की संस्कृति, आध्यात्मिकता, परंपरा, एक सूत्रता, अपरिवर्तनशीलता आदि का वर्णन है। यानी कि इसमें कोई भी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है और जो धीरे धीरे इसमें पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है, आकर्षक बिंबों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, भाषा सरल, सुबोध और ध्वनात्मकता का गुण है वो विद्यमान है। इसके अथवा में आपके एक और पद्यांश दिया है, लागे माँ परे अब बाला बीरा काल भऊ झड़काला पहल पहल तन रुई जो झांपे हेली हेली अधिको हिये कंपे आई सूर होई तपूरे नहा तेई बीनु झाड़ ने छूटे माँ ए मास उपजे रस मूलु ते सो भंवर मोर जोवन फूलू नैन चुवी रस माउट नीरु तेई
जल अंग लाग सर चीरू, टूटी बूंद परी जस ओला, वीरे पवन होई मारे झोला, कई श्रृंगार को परी पहिर पटोरा, गिये नहीं हार रही होई डोरा, तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनवर भा डोलते ही पर बीरे जाई, के चहे उड़ावा झोल। इसका आपके प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 से वर्णन से लिया गया। इस अंश में कवि ने माघ के महीने में नागमती के वीर्य का वर्णन किया है। व्याख्या कवि जायसी के अनुसार वीरानी नागमती कहती है कि माघ का महीना शुरू हो गया और शीत के अधिकतर कारण पाला अर्थात बर्फ गिरने जैसी सर्दी भी पड़ने लगी है। ऐसी सर्दी की ऋतु में है वीरे में वो काल बन गए। सर्दी कारण शरीर को रुई की परत से जितना अधिक ढकते हैं हृदय उतना ही अधिक कांपने लगते हैं। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम सूर्य बनकर उष्मा प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना माघ महीने का जाड़ा है वो दूर नहीं हो सकता। भाव यह है कि माघ महीने की अत्यधिक सर्दी में प्रियतम की निकटता ही उससे छुटकारा दिला सकती है। इस महीने में फूलों में रस बनता है, इसलिए मेरे फूल जैसे शरीर के लिए तुम भौरा बनकर आओ। वीर्य के कारण मेरे नेत्रों से आंसू इस प्रकार बह रहे जैसे माउट यानी कि माघ के महीने की वर्षा में वो पानी बहता है। इसमें नागमती के जो माघ महीने में वीर्य है उसका वर्णन हुआ है। आंसू की जो बूंदे वस्त्रों पर पड़ती है वे शीतलता के कारण ओलों की तरह प्रतीत होती है। वीर्य पवन बनकर शरीर को झकझोरता है। ऐसे में कौन श्रृंगार करे और कौन सुंदर रेशमी वस्त्र पहने। गर्दन या शरीर तो डोरे की तरह पतला हो गए, उसमें वो हार भी नहीं टिकता है। यानी कि नागमती है वो वीर्य के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गई है। नागमती कहती है हे प्रियतम, तुम्हारे अभाव में ये नायिका हाथ थक कर इतनी हल्की हो गई कि शरीर तिनके के समान डोलता ही रहता है। ऐसी स्थिति में ये वीर्य इस शरीर को जलाकर भस्म कर देना चाहता है और उस राख को भी उड़ा देना चाहता है। अब है वो प्रियतम को कहती है कि वह इतनी हल्की हो गई कि शरीर है वो तिनके के समान डोलता रहता है। इसका विशेष है नागमती की वीर्यवेदता की सात्विक दशा व्यंजित हुई है। प्रकृति का उद्दीपन रूप उभरा है, रूपक उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है और दो चौपाई छंद और भाषा है वो अवधि है। उसके बाद आपका जो 19वां प्रश्न है इसमें आपके कोई 4 या 5 बिंदु देंगे, उनमें से आपको किसी एक पर है वो 400 शब्दों में यानी कि 2 पेज लगभग 30 से 40 लाइनों में निबंध लिखना है। आपको इन चारों में से किसी एक में लिखना है। इसमें है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप यानी कि मोबाइल फोन के लाभ और नुकसान के आपको उनको लिखना है। दूसरा है बढ़ती महंगाई की मार। तीसरा है योग और विद्यार्थी जीवन यानी कि विद्यार्थी जीवन में योग का क्या महत्व है। और चौथा है संचार माध्यम और उसके बढ़ते प्रभाव। इसमें आपके है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, इसके संकेत बिंदु है प्रस्तावना है, मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव है, मोबाइल फोन से लाभ यानी कि वरदान और मोबाइल फोन से हानि यानी कि अभिशाप, और अंत में आपको है उपसार लिखना है। ये आप निबंध पर लेना है और आपको इस मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके और आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर है वो इसी चैनल पर हल किए जाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।